रात के 1 बज रहे थे और वो जाग रहा था। जागना उसका मुकद्दर बन गया था। नींद उससे यूं रूठ चुकी थी जैसे कोई अपना बिछड़ जाता है। उसकी ज़िंदगी कुर्ब से गुजर रही थी। वो जिंदा तो था मगर जिंदा नहीं था, बस सांस चल रही थी। जिस्म बेजान था। जहाँ वो बैठा है वो जेल की काल कोठरी है। दीवारें वहशतज़दा हैं, तन्हाई का खौफ चार सू डसने को आता है। वो बेबस है, काल कोठरी से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर से कोई उसको मिलने नहीं आता। जब से वो यहाँ कैद है, उसकी दुनिया वैरान सी हो गई है। रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब बेगाने हो गए हैं। दुनिया की रंगीनी खो सी गई है। वो पास की तस्वीर बनाकर खुद कलामी में मुब्तला है। खुद से सवाल करता है, फिर खुद में गुम होकर इन सवालों के जवाब तलाश करता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता, आखिर किस जुर्म की सज़ा पाई है। ये काल कोठरी मेरा मुकद्दर क्यों बनी है। उसका नाम कामरान है, जो अब कातिल कामरान है। इक़दाम कत्ल के किसी में यहाँ कैद है। मेरी मुलाकात चंद रोज़ कबल इससे हुई। मैं यहाँ का जेलर हूँ और मेरे शब रोज़ ऐसे वाक़यात से भरे हुए हैं। ये मामूली की सुबह थी जब मैं ड्यूटी पे आया। नीले आसमान पर आज़ाद पंछी परवाज़ में होते और मीठी मीठी बोलियां सुरीले गीत गाते थे। जेल की दीवारों के बाहर रौनक फैल चुकी थी। यहाँ सिर्फ परिंदे ही परिंदे हैं, आज़ाद थे और गीत गाते थे। गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे। यूँ समझें ज़िंदगी जाग उठी थी। लेकिन इन दीवारों के अंदर मायूसी, उदासी का मौसम था, जैसे बहार में हिज़ां ज़बरदस्ती कब्ज़ा जमा चुकी हो। जेल की दीवारों के इस तरफ कभी बहार आई ही नहीं। यहाँ हर सुबह खिज़ां होती है और हर रात वहशत भरी। जर्दी माइल चेहरे उदासी, जागृति आंखें निढाल, जिस्म जख्मों से चूर चूर। उदास जिंदगियाँ और इन मायूस जिंदगियों में एक मैं वाहिद था जो सुबह सुबह रौनक देखकर नेमतों से सरशार होकर ताज़ा दम होकर इस उदासी भरे माहौल में आ जाता। मेरी मजबूरी थी, इस माहौल से मेरे बच्चों की रोटी जुड़ी थी, वरना कौन कमीना इस उदास मौसम का खुशी से मुकीम होता है। मुझे सरबस करते हुए 10 साल हो चले हैं। यहाँ जो भी आता है मुजरम बनकर आता है, और चाहे उसने जुर्म किया ही ना हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेगुनाह होते हैं और बेगुनाही की सज़ा काट रहे होते हैं। ये एक ऐसा सवाल था जो मुझे उलझाए रखता था। मेरी जहन में जकड़ चल रहे होते थे। एक मुँह ज़ोर बेकाबू तूफ़ान सा बरपा रहता। ऐसी कौन सी वजह होगी जो ये बेगुनाह गुनाहगार बनकर काल कोठरी में आन कैद होते हैं। और फिर एक दिन ये राज मुझ पर आया हो गया। मैं सब समझ गया। जी हाँ, ये राज कामरान की वजह से आया हुआ था। कामरान जब से यहाँ आया था, शुरू उसके दोस्त मुलाकात करने चले आते थे, लेकिन अब अरसा हो गया था, कोई पूछने नहीं आया करता था। कामरान कातिल था, कत्ल के जुर्म में यहाँ आया था, लेकिन बकौल उसके वो बेगुनाह था। जब मेरी ड्यूटी रात की हुई तो मैं कामरान को देखता। ये रातों को सोता नहीं था, रात भर दीवारों से बातें करता रहता, उसको इनको तकता रहता, शायद ज़मीर के साथ महुए गुफ्तगू रहता हो। एक रात जब मैं उसके पास आन बैठा तो उसने अपनी कहानी सुनाई। अब मैं अपने अल्फाज में कामरान की कहानी के गोशगवार करता हूँ। मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया। शायद आप भी किसी ऐसे सवाल में गिरे हुए हों तो आपको भी जवाब मिल जाएगा। कामरान अमीर घराने का चश्मो चिराग है, दौलत की रेल पेल थी। अल्लाह ताला की कुदरत है कि कई तो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और कई पैदा होते ही मनहूस कहलाए जाते हैं। हमारा माशरा अपने अक्ल से किसी को कैसे नवाजता है तो किसी को कैसे। किसी की पूजा की जाती है और किसी को मनहूस गर्दाना जाता है। कामरान इकलौता था, उससे पहले और बाद में कोई भी नहीं आया था। 16 साल का था तो माँ की शफ़क़त से महरूम हो गया। कैंसर का मरीज़ा थी और उसकी तशख़ीस इस वक्त हुई जब वो मर्ज़ अपना काम दिखा चुका था। हस्पताल ले जाते हुए उसने दम तोड़ दिया था। बाप ने उसकी परवरिश में कोई कसर न उठा रखी थी। हर वो चीज़ उसे मिल जाती जिसकी फरमाइश की जाती। घर में नौकर चाकर भी थे। नौकरों की कसीर तादाद हवेली में घूमती फिरती थी।
माली थे जो सुबह होते ही आन वार्द होते और फिर सारा दिन फूलों की तलाश करते। कोडी देते रहते, चौकीदार दूध वाला आता, मासी भी कपड़े धोने आती। घर की सफाई सुथराई के लिए बुआ अलग थी, बावर्ची अलग थे। कमरान के बाप के रब्बू ज़मीन थी जिसमें मिर्ज़ाए हर वक्त काम करते रहते थे। खेतों में एक डेरा बना रखा था, यहाँ ट्रैक्टर खड़े होते, मशीनी आलात पड़े रहते थे। देसी मुर्गियों का फार्म अलग बना हुआ था। कारिंदे उनको बादाम खिलाते, शिकारी कुत्तों को गोश्त खिलाया जाता। साल में एक बार कुत्तों की लड़ाई का मेला लगता था जिसमें उनके कुत्तों का मुकाबला होता। देसी मुर्गों की लड़ाई तो हर महीने बाकायदगी से होती। कमरान के बाप ने दोनों शौक पार रखे थे, उसके कुत्ते हों या मुर्गे मुकाबला जीत जाते थे। इंसानों से ज़्यादा उनकी हिम्मत होती। कुत्तों को बकरे खिलाए जाते और इस गाय के गरीब मसाऊं के बच्चे सूखी रोटी के लिए तरसते थे। अदल व इंसाफ का नामो निशान नहीं था। ये बरसों से मामूल चला आ रहा था। फिर कमरान कैसे पीछे रह सकता था। कमरान ने अपने डेरे पर देसी मुर्गों का फार्म बनाया, उनकी देखभाल के लिए लड़के रखे और ख़ुद भी वहाँ रहने लगा। यूँ उसका शौक परवान चढ़ने लगा। कमरान देसी मुर्गे पालकर महंगे दामों फरोख्त करता था। इन मुर्गों को आला खुराक दी जाती, बादाम, पिस्ता, मक्खन, अखरोट देसी घी में भिगो कर खिलाए जाते। देसी चूरी बनाकर खिलाई जाती जिससे मुर्गे खूब लड़ते थे। उनको मुकाबले के दाव पेच भी सिखाए जाते। तरतीब याफ्ता माहिर इनको तरतीब देते थे। जब मुर्गों का मुकाबला होता तो शौकीन हजरात मुकाबला देखने दूर दूर से चले आते और जीतने वाले मुर्गे की बोली लगती और फिर हज़ारों में फरोख्त होते। अरूज और ज़वाल ज़िंदगी का हिस्सा है। अरूज को हमेशा ज़वाल भी आता है। अरूज रब्बुल ताला देता है और ज़वाल इस शख्स की अपनी कोताहियों की वजह से आता है। कमरान ने जब आंख खोली तो अरूज का सूरज चमकता था, लेकिन शब और रोज़ के बदले ही ज़वाल का तूफ़ान आया और सब कुछ बिखर गया। कुत्तों की लड़ाई का दंगल लग चुका था और सेठ अशरफ, कमरान का बाप का कुत्ता, मैदान में छोड़ा जा चुका था। सेठ अशरफ का सीना अकड़ता जा रहा था। फिर जाने ऐसे क्या हुआ कि सेठ अशरफ का कुत्ता अचानक दम दबाकर मैदान छोड़कर भाग गया। उधर मैदान से कुत्ता भागा, उधर सेठ अशरफ ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और मिनटों में खेल खत्म हो गया। सेठ अशरफ सच धज कर मैदान में आया था, लेकिन अब दूसरे के कंधों पर उठाए जाने का मोहताज पड़ा था। मौत ने उसे बेजान कर दिया था। सेठ अशरफ को गाय के मुजारों ने उठाया और हवेली में ले गए और फिर शाम होते ही सेठ अशरफ ज़मीन के सुपुर्द हो गया। यूँ उसकी शान व शौकत में सुपुर्द हाक हुई। अब गांव के हुक्मरानी कमरान के पास थी। कमरान ने हारे हुए कुत्तों को अपनी बंदूक की गोलियों से भून दिया। सर्दियों का मौसम था, खूब जाड़े पड़ रहे थे। कमरान अपनी हवेली में सोया करता था और सुबह सवेरे डेरे पर जाया करता था। वहाँ से फार्म जाता। सर्दियों का सूरज मध्यम मध्यम किरणें ज़मीन पर बिखेर रहा था। कमरान डेरे पर गया तो 5 छोटी के मुर्गे मरे पड़े थे और लड़के सहमे हुए थे। पूछ कुछ हुई तो पता चला कि रात को शिकारी बिल्लियों ने हमला कर दिया था। कमरान यह सुनते ही आग गोला हुआ। जिन लड़कों की ड्यूटी थी इनको सजा दी और नौकरी से भी फारिग कर दिया। अगली रात को वो अपनी बंदूक के साथ फार्म पर रहा। बदकिस्मती से आज बिल्लियों ने फिर हमला किया, या शायद साबका शिकार को लेने आई थी और आज मौत उनके इंतज़ार में थी। यूँ हमले के शकूक पैदा हुए। कमरान अपने कारिंदों के साथ चौकस हो गया। बिल्लियाँ फार्म में दाखिल हुई ही थीं कि कमरान ने गोलियों की बौछार कर दी। यूँ 3 बिल्लियों में से 2 मौका पर दम तोड़ गईं और एक फरार होने में कामयाब हो गई। इस दौरान 2 मुर्गे भी जान की बाजी हार गए। कमरान खुश था कि दुश्मन मारे गए थे और उसे उम्मीद थी कि बच के जाने वाला बिल्ला इस तरफ का रुख कभी नहीं करेगा। इस वाक़े के ठीक 1 साल बाद कमरान रात के वक़्त शहर के होटल से खाना खाकर निकल रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया। कमरान हैरान और परेशान था कि ऐसा क्यों कर हुआ। होटल की बलाई मंजिल पर कत्ल हुआ था और कमरान भी बलाई मंजिल से अय्याशी करके नीचे आया था। यूँ शक के बिना पर कमरान को गिरफ्तार कर लिया गया।
اس کے ساتھ ہوٹل کا مالک اور 2 افراد اور بھی گرفتار کیے گئے۔ ان سب کی ضمانتیں ہو گئی تھیں، لیکن کامران واحد تھا جس کی ضمانت نہیں آئی تھی۔ جیل میں اسے آئے 1 سال ہو چکا ہے اور دیواروں کو کوڑتا ہے، خود اپنا گریبان پکڑتا ہے اور خود سے ہم کلام رہتا ہے۔ کامران کو جیل آئے ہوئے 2 سال ہوئے تھے کہ ایک دن سفید بارش ہوا بوڑھا شخص آیا اور کامران کو ضمانت پر رہا کرا گیا۔ پھر قتل کا یہ کیس بھی جلد ختم ہو گیا، کیونکہ اس کمرے میں مرنے والے لڑکی نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ جب وہ ہوٹل میں داخل ہوئی تو ڈگمگا رہی تھی۔ لاش کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ چکی تھی، جس میں زیادہ شراب پینے کی وجہ بتائی گئی۔ لیکن کامران کو کیوں سزا ملی؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب مجھے تو مل گیا، آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے۔ کامران کا دل کوٹری میں قید تھا۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن سفید بارش شخص جس نے اس کی ضمانت کرائی، یہ کون تھا؟ نہیں بتایا۔ لاش کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ قدرتی طور پر لیٹ ہو گئی تھی اور ہوٹل کے باقی اشخاص اپنے ذرائع استعمال کر رہا ہو گئے۔ کامران کا کوئی نہیں تھا، گاؤں والے اس سے تنگ تھے، رشتہ دار دولت کے پجاری تھے، اس لیے کامران اکیلا ہی تھا۔ کامران کال کوٹری میں 2 سال رہا۔ دوسرے سال اس کی زندگی کا پایا پلٹ گیا۔ اس کے شوق بدل گئے، اس کی زندگی کے دن رات بدل گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ کس جرم کی سزا پائی ہے، اس نے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضمیر نام کی ایک چیز بھی رکھی ہے، جو انسان کو اس کے اچھے یا برے عمل پر رد عمل دیتا ہے۔ یہ ضمیر کی آواز ہی تھی جس نے کامران نے سنی اور سچے دل سے توبہ کی۔ توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، اس طرح آئے تو صحیح۔ کامران نے جو بلیوں کو مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس صورت میں دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ بھیجنے لگا۔ یہ تحفہ قبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رہائی کا وسیلہ بنا دیا۔ شہر کے ایک اللہ والے نے آ کر اس کی ضمانت کرائی۔ یوں کامران آزاد دنیا کے آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کرنے لگا۔ اب اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہے۔ آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، کہیں جانے انجانے میں ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر بیٹھے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہوں۔ ایسا ہے تو توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجیے اور دنیا آخرت سنوار لیجیے۔